चीज़ें कंटिन्यू करें। अब एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, कानून का शासन और सत्ता का पृथक्करण, जिसमें विधि विधान से जुड़े हुए हमने तमाम मुद्दे बताए। अब हमने बताया था कि तैयारी की रीति होगी प्री मेंस इंटरव्यू एक साथ, तो जितने सिलेबस हम कराएंगे इसी पैटर्न पर कराएंगे और इसी पैटर्न पर आप विभिन्न मुद्दों की तैयारी करें। वह ऑप्शनल भी इसी तरीके का होगा। अब चूंकि ऑप्शनल में तो आप प्री है नहीं, इस नाते उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसमें भी जो तैयारी ऑप्शनल में आप करें तो देखें कि क्वेश्चंस कैसे हैं पूछे जा रहे हैं। आप क्वेश्चन आप देखें किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कहीं टिप्पणियाँ तो नहीं पूछी जा रही हैं, कमेंट्स या 100 नंबर के क्वेश्चन, 200 के, 300 के या पूरे आदर्श क्वेश्चन। तो ये सब ध्यान रखते हुए जब आप ऑप्शनल भी अपना पढ़ें तो तैयारी की रीति यही हो कि उसी समय मेंस की तैयारी आप कर लें। इंटरव्यू में कुछ पूछे जाने की संभावना हो तो उसे देख लें। तो अब हम इस चैप्टर से आपको कानून के शासन और सत्ता के पृथक्करण से हम आपको कुछ प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन, सीधे सीधे निश्चित विकल्पी देखें। आप कल हमने आपको संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा बताई थी। तो मूल ढांचे की अवधारणा में आपको हमने 44वें संविधान संशोधन के थ्रू न्यायपीठ द्वारा मूल ढांचे में कुछ बातें जोड़ी गई थी। अब उन्हीं बातों के संदर्भ में हमने एक आपका क्वेश्चन बना दिया है कि अधोलिखित में से कौन सा तथ्य 74वें संविधान अधोलिखित में से कौन सा तथ्य 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल ढांचे के रूप में नहीं जोड़ा गया। हाँ, तो पहला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा तथ्य 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल ढांचे के रूप में नहीं जोड़ा गया। अल्टरनेटिव, स्वतंत्र न्यायपालिका, बी निष्पक्ष चुनाव, सी वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव, डी राज्य का कल्याणकारी रूप। अब देखिए, चार बातें हैं, ये फैक्चुअल हैं। यहां पे बातें सही होने के बाद भी गलत हो सकती हैं, क्योंकि आपको किसी बात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। बात क्या आपकी है? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो बातें मूल ढांचे में शामिल की गई उन्हीं को आपको परिगणित करना है। जो बात अतिरिक्त है वो गलत मानी जाएगी। तो कल हमने आपको पढ़ाया होगा कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे के रूप में 3 बातें और स्वीकारी गई। पहला, आपका निष्पक्ष चुनाव।
स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा वयस्क मताधिकार। ये सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये पहले से है, ये मूलभूत रूप में है, इसे संशोधन के थ्रू नहीं जोड़ा गया। इस नाते उत्तर क्या होगा कि यह बात नहीं जोड़ी गई, राज्य का कल्याणकारी रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप थोड़ा सा उसे मैचिंग के रूप में देखें। क्वेश्चन नंबर 2, सुमेलित करें। सूची 1, प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत। सूची 2, विचारक या प्रतिपादक। विचारक या प्रतिपादक। विचारक या प्रतिपादक। अब ये विकल्प देखें, ए में शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। बी, विधि का शासन। सी, द स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ। डी, नैसर्गिक विधि या नैसर्गिक लॉ, नैसर्गिक नियम, नैसर्गिक विधि, नेचुरल लॉ। अब यहां पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कंफ्यूज कर, कभी कभी नंबर 5 भी दिए रहते हैं। तो आप यहां देखें, अरस्तु, डायसी, मॉन्टेस्क्यू, लॉक एंड मॉन्टेस्क्यू, इसके बाद W.A. कामा। तो ये चीजें आपने देखी हैं। आप देखें, शक्तियों का पृथक्करण किसका सिद्धांत है? W.A. कामा का। ये इज रिलेटेड टू 4। विधि का शासन किसका? डायसी। B.2। इसका द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये मॉन्टेस्क्यू का विचार है। C.3 नैसर्गिक न्याय, यानी कि D.5। इसमें अरस्तु का कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो आप देखें कि इस तरीके से क्वेश्चन आपका हुआ। इस तरीके से आप खुद से क्वेश्चन रेज करें, खुद से क्वेश्चन बनाएं, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और यह आपका अपना काम होना चाहिए कि इसमें कोई दूसरा इन्वॉल्व न हो। टेस्ट सीरीज वगैरह किसी समय आपको जब पूरी तैयारी हो गई हो तो आप उसके थ्रू एक ड्यू टाइम में पेपर सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उसका उपकरण हो सकता है। वो आपके परीक्षा की गारंटी नहीं देता है। टेस्ट सीरीज वगैरह से क्वेश्चन कभी यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है। हाँ, अगर आप अच्छे से बनाए रहेंगे तो आप वाला जरूर पूछा जाएगा। तो शक्तियों का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू की थियरी हुई, विधि का शासन डायसी की ही, स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की हुई, नैसर्गिक विधि आप W.A. कामा की हुई। अब अरस्तु देखिए, अरस्तु और प्लेटो तो मौलिक विचारक हैं। वस्तुतः
अरस्तु और प्लेटो के विचार और जॉन बोदिन के विचार में ही सेपरेशन ऑफ पावर एंड थियरी ऑफ चेक एंड बैलेंस पहले इन्हीं के विचारों में पनपी थी। ये महानतम लोग हैं, ये सबसे परे लोग हैं, तो ये तो कहीं सेट हो जाएंगे। लेकिन तकनीकी तौर पर शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लॉक एंड मॉन्टेस्क्यू का है, और स्पिरिट दिस लॉयस या कानून की आत्मा या स्पिरिट ऑफ लॉ किताब है मॉन्टेस्क्यू की। तो थोड़ा सा तकनीकी तौर पर भी आप ध्यान दें। अब आप तीसरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित तथ्यों पर विचार करें। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को कठोर रूप में अंगीकृत किया गया है। अधोलिखित तथ्यों पर विचार करें, कथनों पर विचार। नंबर 1, भारतीय संविधान में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को कठोर रूप में अंगीकृत किया गया है। दूसरा पॉइंट, भारतीय राज व्यवस्था के कुशलतम संचालन के लिए अवरोध व संतुलन का सिद्धांत, आई मीन थियरी ऑफ चेक एंड बैलेंस, को महत्वपूर्ण माना गया है। तो देखें, अब तक की बताई गई बात के आधार पर आपको पता लग चुका है कि हमारे यहाँ शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को कठोर रूप में नहीं अपनाया गया। कल हमने रामजवाया बनाम राजस्थान राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी की थी। हमारे यहाँ शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में पर्याप्त रूप में विभेदित तो किया गया है, लेकिन कठोर रूप में इसे माना नहीं गया है। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस की थियरी ही अंततः महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला जुला करके जब कूट बनाएंगे तो ए होगा केवल 1 सही है, बी होगा केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी न 1 सही है न 2 सही है। तो आप क्या देखेंगे, पहली वाली बात डिलीट करें, दूसरी बात सही करें। थोड़ा सा ध्यान देके पेपर पढ़िएगा। हमारे एक स्टूडेंट है अभिषेक सिंह, तो एक दिन हम क्लास में थे, तो वो इस समय एमपी कैडर में आईएएस है, अभी कुछ दिन पहले खंडवा का डीएम था। तो आया धीरे से, छोटे कद का था। हमने कहा ये कहाँ आ गया। तो उसने पेपर की टेक्निक और बातें बताई कि आप पेपर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। बेहतर ये हो कि जिस वर्ष आप परीक्षा, कुछ नियम निरपेक्ष होते हैं, बराबर के लिए प्रभावी होते हैं। बेहतर होगा कि जो लड़का पेपर देने जा रहा हो, अगर वो 4 अक्टूबर का विद्यार्थी हो, तो कम से कम 1-2 पेपर पढ़ ले ध्यान से। सॉल्व करना तो बात की बात है। तो दैट्स वाई व्हाट इज रियलिटी कि ध्यान से पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट डिलीट हो गया, दूसरा पॉइंट सही है। तो विकल्प आपका सही हुआ बी। अब एक क्वेश्चन और लिखें। अधोलिखित कथन अराजकतावादी सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनार्की, हमने आपको डिटेल बताया है। अधोलिखित कथन अराजकतावादी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए हैं। कथनों की सत्यता का परीक्षण करते हुए कूट की सहायता से सत्य विकल्प की तलाश कीजिए। देखिए, हम प्रश्न खुद से रेज कर रहे हैं, कहीं लिखे नहीं हैं। हम आपके में यह प्रेरणा भरना चाहते हैं कि आप भी प्रश्न रेज करें। तो इस नाते हम विकल्प के साथ उसका आंसर भी करते चलेंगे अपनी सुविधा के लिए, और आप
अपनी सुविधा के अनुरूप अच्छा क्वेश्चन बनाएं। पहला पॉइंट, अराजकतावादी विचारक राज्य रूपी सत्ता को नकारते हैं। उनका विचार है कि राज्य बंधन लाता है नियम कानून बना करके, और बंधन में व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1, तो यह बात सही है। दूसरा पॉइंट, गांधी को भी कभी कभी अराजकतावादी कहा जाता है, हालांकि उनकी अराजकता ज्ञानमय अराजकता थी। तीसरा पॉइंट, गांधी को अराजकता संबंधी विचार जो सविनय अवज्ञा भंग के रूप में मिले का श्रेय अमेरिकी अराजकतावादी विचारक हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को जाता है। पुस्तक का नाम नोट कर लें। चौथा पॉइंट एनार्की के संदर्भ में है। 1, 2, 3 पुस्तक है ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये सब बताया जा चुका है, से मिला। चौथा पॉइंट ये क्या कि गांधी को अराजकता संबंधी विचार या सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा अमेरिकी अराजकतावादी विचारक हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक इससे मिली। एंड फोर्थ पॉइंट, अराजकता का अर्थ व्यवस्था का अभाव नहीं है, अपितु दमनात्मकता का अभाव है। अराजकता का अर्थ व्यवस्था का अभाव नहीं है, बल्कि दमनात्मक सत्ता का अभाव है। तो ये 4 पॉइंट मिले। अब इन 4 पॉइंट्स को आप देखें, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको यह पता होगा कि अराजकता के संबंध में चारों बातें सही हैं। तो जिस कूट ABCD में यह हो कि उपरोक्त सारी बातें सही हैं, उन पर आप टिक लगाएं। देखो बेटा, ऐसा है, अपनी बड़ाई क्या करना है, चूंकि हम बड़े आदमी हैं, इसे ईगो और आग्रह के धरातल पे मत समझिएगा। हम ठीक आदमी हैं, ऐसा नहीं कि हम पे त्रुटियां नहीं हैं, बट ठीक हैं, हम खरे सिक्के हैं, हम आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। हमारे पढ़ाने से आप IAS बनेंगे ये तो हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे या हमारी बात माने जाने से आप IAS बनेंगे, और बहुत कम बनेंगे तो डिप्टी SP बनेंगे। तो बात माने, पसीना बहाएं। देखें, हम पसीने से धीरे धीरे भीग रहे हैं, फिर हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है, जबकि आज हम सोए भी नहीं, हमारी आंख से भी आपको ऐसा दिख रहा हो। तो अपने आप को इन्वॉल्व भी करें, पढ़ें, पढ़ाएं, क्वेश्चन बनाएं। चलिए क्वेश्चन और बताते हैं। सर्वोच्च न्यायपीठ ने संवैधानिक निर्वचन के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के संबंध में कुछ सिद्धांत या विचार प्रतिपादित किए गए। अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत संवैधानिक निर्वचन के साथ मेल नहीं खाता है?
नंबर 1, वास्तविक शब्द या सामान्य नियम। ए विकल्प वास्तविक शब्द या सामान्य नियम। ए विकल्प बी, उदार निर्वचन का सिद्धांत। सी विकल्प दोहरा दंड अभियोजन। डी विकल्प भूतलक्षी विधान तथा पृथक्करण का नियम। तो हमने आपको इसको पढ़ाया है। सी पे जो विकल्प हम दे रहे हैं वह विकल्प इसमें शामिल नहीं है, यानी कि दोहरा दंड अभियोजन का मुद्दा संवैधानिक निर्वचन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा, इस नाते सी वाला विकल्प गलत है। बाकी वास्तविक शब्द सामान्य नियम, उदार निर्वचन का सिद्धांत, पृथक्करण का नियम व भूतलक्षी विधान, ये बातें सही हैं। इसकी डिटेल हम कर चुके हैं। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में फ्रेम कर लें। संविधान सभा जिसने संविधान निर्माण किया, कुछ क्वेश्चन आप संविधान की विशेषताओं के बारे में निकाल लें। एक आठ क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, इस पे का क्वेश्चन निकाल लें। या एक क्वेश्चन निकाल लें आप नीति निर्देशक तत्व, संविधान के स्रोत के जो बाहरी स्रोत हैं, प्रस्तावना की भाषा, आपात उपबंध, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य इत्यादि कहाँ से लिए गए। तो रूस, जर्मनी, आयरलैंड का एक मैचिंग का क्वेश्चन बना लें। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन जैसे आपका भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों अधिनियमित आत्मार्पित किया गया, इसके बारे में कौन सा तथ्य सही है, ये क्वेश्चन वैसा निकालना। बाकी जो प्रारूप समिति बनी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सदस्य थे गोपाल स्वामी आयंगर थे, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर थे, मणिकलाल मुंशी थे, प्रोफेसर सादुल्लाह थे, BL मित्रे थे, और इसके बाद आपके थे DP खेतान। तो DP खेतान की बीच में मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह पे कौन आया ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जब DP खेतान की मृत्यु हो गई तो इनकी जगह पे TC कृष्णमाचारी आए। आगे BL मित्रे हट गए थे बीच से, तो उनकी जगह पे माधवराव आए। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टेक्निकल काम नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं, कहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, कहाँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, कहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, या कहाँ का संविधान कैसा है। एक चैप्टर इसको हम कराएंगे, भारत के संविधान की विभिन्न देशों के संविधानों से तुलना। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि आप जब यह काम करेंगे तो आपको मजबूती मिलेगी। असल खेल स्नायु तंत्रों का है, असल खेल कॉन्फिडेंस बनने का है, और कॉन्फिडेंस आने की रोहित जी यही एक रास्ता है। जुल्फिकार जी पढ़ें और क्वेश्चन बनाएं। आशुतोष जी, ज्योत्सना जी अपना थोड़ा सा और अपने आप को डीप इन्वॉल्व करें। तो इस तरीके से धीरे धीरे फिर आपके सिस्टम डेवलप होते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाता है फिर आपकी गाड़ी चलने लगती है। अब इस तरीके से ये प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन हुए। अब आपको हम
मुख्य परीक्षा का कुछ क्वेश्चन कराते हैं। आप पहला क्वेश्चन लिखें। हम बोल रहे हैं धीरे धीरे लिखिएगा। लगभग 5 क्वेश्चन लिखाएंगे। आज चूंकि इकोनॉमी में नया चैप्टर शुरू होने वाला है तो हो सकता है इकोनॉमी अभी इसमें आज ये चैप्टर पॉलिटी का ख़त्म कर देंगे, तो इस क्रम में हो सकता है टाइम थोड़ा खींच जाए। 5 क्वेश्चन कराएंगे, निबंध का डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू, तब इकोनॉमी शुरू करेंगे। तो हो सकता है इकोनॉमी की जिम्मे थोड़ा सा कम समय आए, तो ये उलटफेर चलता रहेगा थोड़ा मोड़ा टाइम का। कभी 56 मिनट पढ़ाए, कभी 1 घंटा 6 मिनट पढ़ाए, हो सकता है 48 मिनट ही हुआ, या हो सकता कभी इसका बढ़ के उसमें हो गया। तो इसको लेके कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ना तो सब है। पहला क्वेश्चन देखें, संवैधानिक निर्वचन से आप क्या समझते हैं? संवैधानिक निर्वचन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित तरीकों का संक्षेप में वर्णन करें। अब हम इसको खूब पढ़ा चुके हैं, इस नाते हम इसका डिटेल इस समय नहीं करेंगे। पहले आप एक पैराग्राफ में डिफाइन कर दें कि संवैधानिक निर्वचन का क्या मतलब है, फिर सर्वोच्च न्यायालय के तौर तरीके बता दें जो सुभाष कश्यप ने अपनी किताबें बताया है, फिर उनके बारे में 2-2 लाइन लिख दें, हो गया। हाँ, आप ये वाच करिएगा कि हम किस शब्द विन्यास और वाक्य संयोजन के आधार पर लिखा। कोई कुछ भी कहे, एक लेवल आपको लाना पड़ेगा। आंसर लिखें, संवैधानिक निर्वचन का सामान्य आशय है कि, संवैधानिक निर्वचन का सामान्य आशय है कि संविधान को कैसे समझा, विचारित और व्याख्यायित किया जाए। संविधान को कैसे विचारित, व्याख्यायित किया जाए, अर्थात संविधान के मौलिक व विस्तारित अर्थ की, अर्थात संविधान के मौलिक व विस्तारित अर्थ की मीमांसा ही संवैधानिक निर्वचन है। अर्थात संविधान के मौलिक व विस्तारित अर्थ की मीमांसा ही, जांच परख, संवैधानिक निर्वचन है। फुल स्टॉप। इसका प्रमुख उद्देश्य संविधान निर्माताओं की मंशा समझना होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य संविधान निर्माताओं की मंशा समझना होता है। तथ्य है कि संवैधानिक निर्वचन का एकल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। तथ्य है कि संवैधानिक निर्वचन का एकल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, जिसने निर्वचन की अधोलिखित विधियां, निर्वचन की अधोलिखित विधियां, आबलीक तरीके, आबलीक सिद्धांत बताए हैं। डैश करके फर्स्ट पॉइंट नीचे लिखें, वास्तविक शब्द, रियल वर्ड। नंबर 2, सामान्य नियम, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। नंबर 3, उदार निर्वचन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन। इसके बाद 4, समरस संरचना का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट, पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। 5th, 6, भावी विरुद्ध निर्णय का सिद्धांत या भूतलक्षी विधान, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। अब इनका थोड़ा सा डिटेल कर लें। केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक निर्वचन के संदर्भ में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक निर्वचन के संदर्भ में सामान्य नियम के रूप में यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान की व्याख्या वास्तविक शब्द के रूप में होनी चाहिए। रियल वर्ड, संविधान की व्याख्या वास्तविक शब्द के रूप में होनी चाहिए। अर्थात ठीक वैसे जैसे वह है, अर्थात ठीक वैसे जैसे वह है। किसी भी प्रकार के फेरफार की गुंजाइश नहीं है, किसी भी प्रकार के फेरफार की गुंजाइश नहीं है। हाँ, मेनन बनाम बंबई राज्य के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कहीं अस्पष्टता हो, संविधान की भाषा मौन हो, तो संविधान निर्माताओं की मंशा को समझना जरूरी होता है। यदि कहीं संविधान की भाषा मौन हो, अस्पष्ट हो, तो संविधान निर्माताओं की मंशा को समझना होता है। ये पहले 2 पॉइंट की डिटेल। आगे एक बात जो खास ध्यातव्य है, पर चेंज करके, एक बात जो खास ध्यातव्य है, चूंकि संविधान किसी देश की मूलभूत और परमोच्च विधि होती है, अतः निर्वचन उदार रीति से होना चाहिए ताकि समाज के सभी वर्गों के हित सध सकें और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में बल मिल सके। पर चेंज करें, गोपालन विवाद में उच्चतम न्यायालय का भी कथन है कि यदि कहीं विरोधाभास हो, यदि कहीं विरोधाभास हो तो मध्यम मार्ग से विरोध दूर करने का प्रयास किया जाए, तो मध्यम मार्ग से विरोध दूर करने का प्रयास किया जाए। अंततः भूतलक्षी विधान का अभिप्राय, अंततः भूतलक्षी विधान का अभिप्राय निर्णय के उसी तिथि से लागू होने को लेकर है, निर्णय को उसी तिथि से लागू होने को लेकर है जिस दिन से निर्णय अस्तित्व में आया, जिस दिन से निर्णय अस्तित्व में आया। प्रतीप दिशा में यह प्रभाव लागू नहीं माना जाएगा, प्रतीप दिशा, उल्टी दिशा में यह प्रभाव लागू नहीं माना जाएगा। हो गया। अब मान लो हमने डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी या पृथक्करण के नियम का तो इतना चलता है, तो संवैधानिक निर्वचन हुआ और उच्चतम न्यायालय द्वारा जो तरीके बताए गए उनकी बात हुई और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल हो गया। क्वेश्चन आप लिख के देखें, आपको 10 में यूपीएससी में बहुत नंबर तो नहीं मिलता है, 6.5-7 नंबर मिलेगा। आप टू दी पॉइंट रहें, सटीक रहें, मुद्दे से भटके नहीं। अब एक क्वेश्चन और आप लिखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण है कि उसका सही अर्थ समझ लेने से संविधान समीक्षा की बात तो दूर, संशोधनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण है आपको डिटेल में बताया जा चुका, केवल हम का अर्थ समझ लें
बाकी अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। एक टाइम संशोधन की बात चली, संशोधन तो होते ही रहते हैं। 74 साल का परिपक्व लोकतंत्र हमने देखा है और औसतन हर साल 2 वर्ष संशोधन हुए हैं। एक टाइम ऐसा था 2000 के आसपास संविधान समीक्षा की बात चली थी, यानी कि संविधान को नए तरीके से लिखा पढ़ा समझा जाए। उद्देश्य यह था कि संविधान वर्तमान के दृष्टिगत इच्छाओं आकांक्षाओं जो जन से जुड़ी हुई है पूरा करने में समर्थ नहीं है। अब संविधान समीक्षा की बात तो अब उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हम इतना कहेंगे, अभी आंसर आप लिखेंगे कि अगर संविधान की प्रस्तावना को ठीक से समझ लें तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं। हमने कहा ना कि जब हम समझ में आ गया तो बचा क्या। ये बातें कल डिटेल में हो चुकी हैं। आंसर लिखें, कॉपी कलम सामने रख करके लिखने की ये मत सोचे कि सुन लें, लिखें इसको, खुद छूटेगा कुछ बनेगा फिर देखना। बेटा जो पढ़ाई हम पढ़ाने जा रहे हैं वो 2-4 लाख रुपया खर्च करोगे तब होगी। अब नेट फेट पे जीबी सीबी पता नहीं क्या चलता है, थोड़ा सा उसमें खर्च कर दो और लग के हमारी बात सुनो, आईएएस बनो, हमको अच्छा लगेगा। और तुम्हारा क्या होगा तुम खुद समझो, 7 पीढ़ी सुधर जाएगी और तुम्हारा जीवन आनंद प्रधान पूंजीवाद की ओर चला जाएगा। आंसर लिखें, विश्व के अन्य संविधानों की तरह भारत के संविधान में भी एक प्रस्तावना अनुस्यूत है, यानी कि लिखी गई है। डिक्शनरी उठाएं, अर्थ देखें, प्रतिष्ठापित है, अनुस्यूत है, फुल स्टॉप, वही इसका आईना है, कामा, दर्शन है, वह आत्मा है, फुल स्टॉप, वही इसका आईना है, कामा, दर्शन है, वह आत्मा है, फुल स्टॉप। इसी में संविधान निर्माताओं के विचार व उद्देश्यों के साथ साथ, इसी में संविधान निर्माताओं के विचार व उद्देश्यों के साथ साथ संविधान तथा देश के मौलिक लक्ष्य की अभिव्यक्ति है। उद्देश्यों के साथ साथ संविधान तथा देश के मौलिक लक्ष्यों की अभिव्यक्ति है। देश के आधारभूत दर्शन, मूलभूत आस्थाएं तथा नागरिक आकांक्षाओं का आईना संविधान की प्रस्तावना ही है। देश के आधारभूत दर्शन, मूलभूत आस्थाएं तथा नागरिक आकांक्षाओं का आईना संविधान का दर्शन ही है, फुल स्टॉप। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव ही वस्तुतः इसका आधार है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान का स्रोत व संप्रभुता, प्रस्तावना कहती है कि संविधान का स्रोत व प्रभुसत्ता भारतीय जनता में है, भारतीय जनता में है, फुल स्टॉप। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए संविधान प्रतिबद्ध है। भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता तथा भारत के समस्त नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता सहित व्यक्ति की गरिमा
व राष्ट्र की एकता व गरिमा बढ़ाने वाली बंधुता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, वस्तुतः संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। संविधान की अट्टालिका प्रस्तावना की नींव पर ही रखी गई है। संविधान की अट्टालिका प्रस्तावना की नींव पर ही रखी गई है। प्रस्तावना अगर तथ्य निर्देश हैं तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद उसी तथ्य सिद्धि के साधन हैं। प्रस्तावना अगर तथ्य निर्देश है तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद उसी तथ्य सिद्धि के साधन हैं। प्रस्तावना में निहित आदर्श हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं। प्रस्तावना में निहित आदर्श हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं और वे जहां एक और हमें अपने गौरवमयी अतीत से जोड़ते हैं, वे जहां एक और हमें अपने गौरवमयी अतीत से जोड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर भविष्य की आकांक्षा भी सजोए हुए हैं। ये भविष्य के संकेत हैं। जब कभी संविधान के किसी शब्द की संदिग्धता के कारण कोई परेशानी होती है तो उस शब्द की व्याख्या हेतु हमें संविधान की प्रस्तावना का सहारा लेना पड़ता है। पैरा चेंज करके इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना इतनी अर्थपूर्ण है कि इसे सही अर्थ में समझ लेने से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना स्वतः हो जाएगी। जहां तक संविधान समीक्षा एवं संशोधनों का प्रश्न है तो इनका भी उद्देश्य संविधान को नए रूप में रूपायित या व्याख्यायित करना ही तो रहा है ताकि जनवर्ग की सकारात्मक इच्छाओं का सम्मान हो सके। संशोधनों की लंबी कड़ी क्या कहती है? संविधान समीक्षा से उपजे हुए भय के निहितार्थ क्या कहते हैं? सीधी सी बात, उद्देश्य तो इनसे भी पूरा होने वाला नहीं। भय द्वारा निर्मित समाज देश और राष्ट्र को कहाँ लिया जाएगा, यह समझने की जरूरत है। वक्त आ गया है ऐसा कोई काम न किया जाए कि हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़े। लास्ट पैरा, तथ्यतः हम देखें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून लाया गया। 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन पर बल दिया गया। हम विकेंद्रीकरण की ओर बढ़े, लेकिन वास्तव में क्या हुआ? इन संशोधनों के दिन से ही हम नकारात्मक रूप से और रूपायित हो गए। हम और धर्म सापेक्ष हो गए। देश की एकता तार तार हो रही है। निजीकरण चरित्र बनता जा रहा है। दल बदल सामान्य प्रवृत्ति हो गई है। विकेंद्रीकरण, सुविधा भोग तथा विकेंद्रीकरण, सुविधा भोग, सत्ता के निकटीकरण का पर्याय हो रहा है। क्या संविधान संशोधन इसी के निहितार्थ किए गए थे?
यदि नहीं तो हम कह सकते हैं आज आवश्यकता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को नए रूप में, अच्छे रूप में समझने की, ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को बल मिल सके। बस एक क्वेश्चन आप और देख लें। ये क्वेश्चन सीधे सीधे मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। थोड़ा सा अलग समझा चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न पूछा गया है, क्या आपके विचार से भारत का संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कठोर रूप में स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। डू यू थिंक दैट Constitution of India does not accept principle of strict separation of power, rather it is based on the principle of check and balance? Explain. ये सब खूब पढ़ाया जा चुका, आप जानते हैं। आंसर लिखें। आंसर लिखने का तरीका आपके विचार से, तो आप लिखें हाँ। आगे बढ़ें। हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान की उदार प्रकृति के दृष्टिगत यहाँ शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को कठोर रूप में नहीं अपनाया गया है। हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान की उदार प्रकृति के दृष्टिगत यहाँ शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को कठोर रूप में नहीं अपनाया गया है, क्योंकि यह व्यवस्था के संचालन, दायित्वबोध व सीमांकन, तानाशाही की प्रवृत्ति पर अंकुश, अति सक्रियता के प्रश्न का निवारण जैसे मुद्दों के लिए उचित ही है। अतः नियंत्रण एवं संतुलन का नियम या सिद्धांत भारत के लिए सर्वोत्तम है। आप लिख ठीक है, कुछ भी लिख दें पर चेंज करके। भारतीय संविधान भी इसी पक्ष में है। अनुच्छेद 13, 32, 131 व 136 इनका सामान्य अर्थ है न्यायिक पुनर्विलोकन। ब्रैकेट लिख दें, न्यायिक पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 75 कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जवाबदेही। 368 संसद की संशोधनीय शक्ति द्वारा न्यायपालिका पर अंकुश, ब्रैकेट क्लोज। मूल ढांचा विवाद, ब्रैकेट में केशवानंद भारती विवाद तथा 42वां और 44वां संविधान संशोधन ऐसे ही उदाहरण है। लास्ट पैरा। वैसे भी भारत का संविधान जन संप्रभुता की बात करता है। यहां पर विधि द्वारा शासित सरकार है। संसदीय प्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय है। कार्यपालिका की जवाबदेही है। अतः किसी अंग का आधिक्य या न्यूनता में काम करना संविधान की भाषा, शब्द और आत्मा सबके विपरीत है। अतः संतुलन व नियंत्रण का सिद्धांत ही भारत के लिए उचित है। डैश करके प्रदूषण, जनहित व अयोध्या जैसे मसले सुगमता से सध सकेंगे। बस प्रश्न का उत्तर हो गया। आप पाओ 10 में 8 नंबर, तो अपने आप के इन्वॉल्व करें, थोड़ा गहरे इन्वॉल्व करें, तो कोई ऐसी दिक्कतें थोड़े हैं कि आपसे हो ही नहीं पाएगा, किसी से हो पाएगा। हम आपको एक छोटी कहानी बताते हैं। जब आपसे पढ़े रहेंगे पेपर कैसा पूछा जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं देखा मिला तो नहीं हूँ,
हमारे यहाँ सुल्तानपुर लम्हुआ से एक विधायक हैं देवमणि द्विवेदी जी। दावे के साथ नहीं कह सकता कि वही थे, लेकिन फिर भी मुझे 92 का टाइम याद है। IAS की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर टफ पूछा गया था, तो द्विवेदी जी एंड समवन एल्स हाल एंड हाल और डीजे की गली से होके जा रहे थे, पीछे पीछे मैं भी था। तो लड़के चर्चा कर रहे थे कि यार हिस्ट्री का पेपर तो बड़ा टफ था, कैसे क्या होगा। तो देवमणि द्विवेदी ने कहा कि यार मेरा 38 सही है, लेकिन अगर किसी का सिलेक्शन हिंदुस्तान में होगा तो मेरा भी होगा। उसके पीछे द्विवेदी जी का कौन सा आत्मविश्वास काम कर रहा होगा। जैसा मुझे मालूम द्विवेदी जी उस समय डिप्टी SP थे, ज्वाइनिंग नहीं हुई थी या हुई रही होगी। तो द्विवेदी डिप्टी SP थे तो मूर्ख तो रहे नहीं होंगे, एक बात। दूसरी बात, उनका अभिकथन राजनीति की भाषा में यह था कि यार KC श्रीवास्तव मैंने भी पढ़ी, झा श्रीमाली भी मैंने पढ़ी, अग्निहोत्री और रेड्डी की गाइड भी देखी, यूनिक भी पढ़ी, हरिश्चंद्र वर्मा भी पढ़ी, लईक अहमद भी पढ़ी, BL ग्रोवर भी पढ़ी, राम लखन शुक्ला भी पढ़ा, थपलियाल की ऐतिहासिक मंचत्रावली भी देखी है, अद्भुत भारत भी पढ़ा है। अब इतना पढ़ने के बाद अगर मेरा 38 सही हो रहा है तो दूसरे का 39 कैसे होगा। हाँ, उस टफ पेपर में भी तब ऑप्शनल में 120 क्वेश्चन पूछे जाए, एक लड़का 120 सही कर सकता है, लेकिन आम लड़का जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो 38 से 32 से 42 के बीच में ही सही करेंगे। मान लो हिस्ट्री से 5000 लड़के क्वालिफाई कराए जा रहे हैं, तो हो सकता है 20 लड़का अति उत्कृष्ट हो, वो 120 करे, 119 करे, 110 करे। अपवादों का कोई नियम नहीं होता। प्रोफेसर तेहलियानी की बात याद करिए। लेकिन आम लड़का जो आप इस तरीके से समझें कि 4980 लड़के, वो तो इसी के बीच में 3842 के बीच में। तो हमको एक टोकन लेना है, प्रारंभिक परीक्षा में टॉप थोड़े करना है। तो इस नाते यह अच्छे अध्ययन का कॉन्फिडेंस होता है। अच्छे लड़के को परीक्षा में जाने के पहले ही पता होता है कि पेपर हमारा अच्छा होगा, और जब इम्तहान दे के निकलता है तो बड़ा दिखाता क्या आप सीधा होता है, अरे यार पेपर ख़राब हो गया, छूट गया, वो छूट गया। ये अर्तिका शुक्ला भी कहती हैं, आस्था मिश्रा भी कहती हैं, स्तुति चारण भी कहती हैं, शायद कोई और भी यही बात कहता हो। इन सब का पेपर अच्छा होता है, इनका खराब होगा तो किसका अच्छा होगा। तो उसके पीछे तर्क और ताकत क्या है। इन्होंने बड़ी मेहनत किया है, इन्होंने रिवर्स ऑस्मोसिस झेली है, पैर का पसीना सिर की ओर आया है, तब ये स्थितियां आई हैं। आपको लगता है वो तो IAS, रामकृपाल यादव IAS हो गए, अरे वो उस लायक थे, आप उस लायक बनो। पूर्व DVGP हमारे यहाँ श्री जगमोहन यादव जी खास प्रतिभा, खास विशिष्टता के धनी थे, टॉप किया उनका लड़का, तो लोगों ने कहा पक्षपात हो गया। मैंने कहा कि यार वो जगमोहन यादव का लड़का है, श्री जगमोहन यादव का लड़का है, अपने टाइम पे फिलॉसफी के टॉपर, विशिष्ट प्रतिभा के धनी, हाव भाव व्यवहार उत्कृष्टतम, उन्हीं का लड़का होगा तो कितना मूर्ख होगा यार। उसका टॉप करने का हक बनता है, वो काबिल है। इस नाते नकारात्मक व्याख्याओं, नकारात्मक मूल्यों की ओर चर्चा न करें। वो विशिष्ट आदमी का पुत्र है तो विशिष्ट तो होगा ही, उसे तो IAS टॉप करना चाहिए था। अगर संगमलाल पांडे जी होते तो यही प्रश्न उससे पूछते। तो इस तरीके से विशिष्ट बनो, और विशिष्टता आती है मेहनत से, श्रम से, ईमानदारी से, उत्कृष्टता से, सत्य को स्वीकारने से। सत्य को स्वीकारें। अभी हम इसी पे का आपका या किसी और टॉपिक में, वसुधा देश की सबसे बड़ी समस्या है स्वीकारोक्ति की कमी। हम स्वीकारते नहीं, सही बात। चलो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, इसी को डिस्कस कर देते हैं। हम स्वीकारोक्ति की बात कर रहे थे, तो हम 23 जनवरी 1997 से पढ़ाना शुरू किए। एक लड़का, वो भी कमरे में, अनिल कुमार पांडे,
बाकी तो इतिहास हो गया, इतिहास रच गई, उधर चर्चा का बड़ा मतलब नहीं है। हाँ, हम एक प्रश्न पूछा करते थे लड़कों से कि देश की अहम समस्या क्या है। तो कोई कहता जनसंख्या विस्फोट, कोई शिक्षा, कोई क्या क्या, स्वास्थ्य, कृषि, राजनीति का भ्रष्टाचार। तो हमने अपने जो ज्ञान और अनुभव से सीखा तो हमने पाया स्वीकारोक्ति की कमी और अहमन्य जीवन। आज व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर अपलिफ्टेड है, थोड़ा सा ऊंचाई तक पहुंच गया, थोड़ी सी प्राप्ति कर लिया है, तो उसके दिमाग में अहमन्यता के भाव इस तरीके से तारी रहते जैसे लगता पूरी दुनिया उसी की है। और किसी की बात सुनना यह तो किसी के स्वभाव में ही नहीं। तो वस्तुतः मैं बच्चों से कहता था कि स्वीकारोक्ति की कमी और अहमन्यता देश और समाजों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। लड़के क्यों माने इसको, मानते भी थे। बट आज के लड़कों का सैक्रामेंट या डेवलपमेंट सोशल या हमारी सोशल डायनेमिक्स बड़ी उल्टी टाइप की है। बहरहाल तो चलता रहा, लड़के मानते रहे, कभी कभी कोई नहीं भी मानता था। तभी साल 2 साल पहले यूपीएससी में एक निबंध पूछा गया है, स्वीकारोक्ति की साहस और सुधार की क्षमता सफलता के मूल मंत्र हैं। जो बात मैं 23 जनवरी 1997 से पूछ रहा हूं उसका सपाट, सटीक, स्पष्ट उत्तर यूपीएससी ने निबंध के पेपर में दिया। स्वीकारोक्ति की कमी और सुधार, स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार की क्षमता, यदि 2 चीज़ें हो जाएं, गलती किससे नहीं होती है, गलती हो सकती है, गलती होना बुरी बात नहीं है, वो नादानी हो सकती है, वो अनजाना हो सकता है, किंतु उसको सुधारा न जाए यह पाप है, यह आपद कर्म है। एक महत्वपूर्ण तुर्की कहावत है, गलत रास्ते पे जितना भी आगे, जब जागो तभी सवेरा, अब लौट आओ। तो स्वीकारना चाहिए व्यक्ति को, सुधार करना चाहिए। आप कैसे सफल नहीं होंगे। ऐसे अमर सेन की माँ 1992 से इस चीज़ का वेट करती थी कि बेटे को अब की बार नोबेल प्राइज़ मिलेगा, बेटे को अब की बार नोबेल प्राइज़ मिलेगा। मिला 60 साल बाद 92 में, गरीबी की अवधारणा पर आई। फिर पूरे विश्व ने यह माना कमर सेन और गांधी सही है, मार्शल सही है। कल्याण के बिना इकोनॉमिक्स का कोई मतलब नहीं, बाकी तो इकोनॉमिक्स आंकड़ेबाजी का खेल है। तो मीना इटू से हमें समूची मानव जाति को स्वीकारना चाहिए कि हमसे अच्छा क्या हुआ, हमसे बुरा क्या हुआ। अच्छे को बढ़ाना चाहिए, बुरे को रोकना चाहिए। उद्देश्य सधने लगते हैं, समय के भी, समाज के भी, समृद्धि के भी और विकास के। चलिए एक क्वेश्चन मुख्य परीक्षा का और आपको कराते हैं। भारतीय संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा का क्या अर्थ है? इस संदर्भ में लिए गए न्याय निर्णयों का संक्षिप्त परिचय करिए। कल पढ़ाया था हमने, भारतीय संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा का क्या अर्थ है। इस संदर्भ में लिए गए न्याय निर्णयों का संक्षिप्त परिचय कीजिए। आंसर लिखें। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का आशय है कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएं, कुछ संदर्भ, कुछ मौलिकता अन्यों पर सर्वोपरिता पाती हैं। सर्वोपरिता पाने वाली यही परिकल्पनाएं, मूल व्यवस्थाएं संविधान की मूल ढांचा कही जाती हैं। यही बातें संविधान के मूल ढांचे के समान हैं और संविधान की सारी व्यवस्था उन्हीं पर आधारित है।
सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रतिपादन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 1973 में हुआ। इस धारणा में सहमति करने वाले लोग मानते हैं कि संविधान का मूल ढांचा निम्नलिखित तथ्यों को, निम्नलिखित अवधारणाओं को, विचारधाराओं को या संवैधानिक प्रकल्पनाओं को स्वयं में समाहित किए हुए जरूर होना चाहिए। नंबर 1, संविधान का धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक रूप। नंबर 2, संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। नंबर 3, स्वतंत्र न्यायपालिका। 4, विधि का शासन। 5, भारत की संप्रभुता। 6, संविधान की सर्वोच्चता। 7, संघात्मक शासन। 8, राष्ट्र की एकता व अखंडता। 9, लोक भाषाओं तथा राज्य लोकसभाओं तथा राज्य विधानसभाओं में वयस्क मताधिकार का प्रयोग। सरकार का प्रजातंत्रात्मक रूप। 11, शक्तियों का पृथक्करण। 12, संविधान की उद्देशिका में लिखे गए उद्देश्य आई मीन प्रस्तावना। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का निर्देश। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की सीमित संसदीय शक्ति। लास्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन। पर चेंज करके लिखें, संविधान के बुनियादी ढांचे को बदलने से संबंधित विषय हमेशा से ही विवादित रहे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद का निपटारा 1973 के केशवानंद भारती विवाद में किया तथा 1980 का मिनर्वा मिल्स विवाद भी मूल ढांचे की अवधारणा की बात करता है। निर्णय दिया गया कि जरूरत पड़ने पर देश की संसद नागरिक अधिकारों को न्यून कर सकती है, छीण कर सकती है, कम कर सकती है, संशोधन कर सकती है, रद्दोबदल कर सकती है, लेकिन शर्त है मूल ढांचा बिगड़ने न पाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुसार, पर चेंज करके लिखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुसार संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का लोकतांत्रिक रूप, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, संघीय व्यवस्था, कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका में शक्ति का स्पष्ट विभाजन, व्यक्ति की स्वतंत्रता व मूलाधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन ही संविधान के मूल ढांचे के बुनियादी तत्व हैं। लास्ट पैरा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा निष्पक्ष चुनाव, वयस्क मताधिकार तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी मूल ढांचे का घटक माना गया। अभी भी यह मुद्दा अस्पष्टता की मांग पर है, विवाद व बहस जारी है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हुए, कुछ क्वेश्चन आप खुद से लिखें, हम बोल रहे हैं, घर पे प्रयास करिएगा, लिखें। एक क्वेश्चन, विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में यह अवधारणा कहाँ तक व्याप्त है? विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में यह अवधारणा कहाँ तक व्याप्त है? अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है, फिर भी इसे हमारे संविधान की आधार विधि घोषित किया गया है, विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन और लिखें, भारतीय संविधान की
प्रकृति एवं विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए वर्तमान संदर्भों में इसकी जांच परख कीजिए। अभिप्राय यह है कि हम संघवाद के पैमाने पर कहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप ये सब मुख्य परीक्षा के संदर्भ हुए। आप निबंध का इसमें से एक टॉपिक, चूँकि संविधान की बात हो रही, राज की बात हो रही है, तो निबंध का एक टॉपिक तो हमने बोल ही दिया। स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार की क्षमता सफलता के मंत्र हैं, इस पे लिखिए। एक टॉपिक और दे देते हैं, नीति चली गई राज बच रहा। अब तो यूपीएससी में 2 निबंध पूछे जाते हैं 125-25 अंक के, वो भी एक तरीके के क्वेश्चन ही रहते हैं, बट आपको उनको अपने व्यक्तित्व के आधार पर प्रूव करना रहता है। विषय की निकटता और सटीकता के साथ, स्पष्टता के साथ, संक्षिप्तता के साथ। नीति चली गई राज बच रहा। आज के कुछ साल पहले हमको किसी ने बताया कि राजनीति का केवल एक उद्देश्य है, चुनाव जीतना। अगर आप चुनाव जीत गए तब तो आप राजनीतिक हैं, और अगर चुनाव हार गए तो कैसी राजनीति, कहाँ की राजनीति, और कैसे आप राजनेता। तो मेरे दिमाग में आया कि यानी कि सब राज के लिए है, सत्ता की प्राप्ति के लिए, शासन के लिए है, नीतियों का यहाँ कोई मोल नहीं है। सुनो लखन बानी विबुध बिहस कहो रघुनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जैसे पेश विधि, यानी कि विधि का कोई मतलब नहीं है। संविधान के 395 अनुच्छेदों में लिखी गई बात का कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो आप राज्य विधानमंडल या भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अब जब उद्देश्य भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचने का हो, मार्ग का कोई मतलब ही ना हो। ये राम रहीम की धरती है, गांधी नेहरू और टैगोर की धरती है, जो नीति पर विश्वास करते थे। हमें अभीष्ट तो चाहिए, किंतु साध्य और साधन की पवित्रता पर बल दिए बिना नहीं। हमें धन तो चाहिए, हमें मान प्रतिष्ठा और ग्लैमर भी चाहिए, किंतु मान प्रतिष्ठा और ग्लैमर प्राप्त करने के सारे रास्ते हमको स्वीकार्य नहीं। आज की नई पीढ़ी और वर्तमान भारत की राजनीति इसी दिशा दशा की ओर बढ़ रही है। राजनीतिकों का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति है, और सत्ता पर बैठ जाने के बाद, सत्ता प्राप्ति के बाद उस सत्ता के बचाने की है। तो प्राप्ति और बचाने के इस खेल में प्राप्ति एवं बचाने के नीति की तरफ मुड़कर देखने, नीति के अनुसार आचरण करने, नीति के अनुसार देश का भविष्य गढ़ने, नीति के अनुसार देश के संसाधनों का उपयोग करने,
नीति के अनुसार देश को समृद्धि और विकास के पथ पर ले जाने के लिए हमारे राजनेताओं के पास वक्त ही कहाँ है। पूरी भारत की राजनीति या तो व्यवसाय में लगी हुई है, व्यापार में लगी हुई है, या प्रचार में लगी हुई है, बचा खुचा तो मंदिर में लगी हुई है, या धर्म की रक्षा के अनुष्ठान में लगी हुई है। कहाँ खतरा इनको? खतरा वस्तुतः इनको हमसे है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक कार्य हमको सौंपे गए हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। राजनीति का अर्थ होता है देश में ऐसी व्यवस्था का संचालन जिससे आर्थिक सामाजिक समानता उत्पन्न हो, रोटी बेटी के रिश्ते उत्पन्न हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, लोग एक साथ चलने के लिए तैयार हों, भय का परिवेश और वातावरण न हो। राजनीति का परिकल्पन यह है, राजनीति का उद्देश्य यह है। अगर राजनीति अपने इस मानक स्थिरांकों, मानक उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही है तो क्या मतलब है राजनीति का? क्या मतलब है चुनावों का? क्या मतलब है भारतीय शासन पद्धति का? क्या मतलब भारत का संविधान? स्पष्टतः देखने में आता है कि राज बचा हुआ, नीति का कोई मतलब नहीं रहा। बाकी बातें अपने तर्कों और तथ्यों, भावनाओं, समझ के आधार पर आप लिखिएगा, अच्छा अंक आपको मिलेगा। आगे इंटरव्यू के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पूछने दो यार, क्या पूछेंगे? गांधी जी अराजकतावादी थे, विवेक जी? नहीं थे तो क्यों नहीं थे, और थे तो कैसे अराजकतावादी थे? बताओ। केशवानंद भारती का नाम सुने हो? मूल ढांचा ऊंचा कुछ बताइए। अब तो अभी शायद हाल में ही विभूति कालकवलित हो गई, निधन हो गया, तो थोड़ा सा तो बनता है, तो ले दे के मूल ढांचे में भी क्वेश्चन हो सकता है। कोई लिमिट नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। संविधान और राज्य व्यवस्था में रिलेशन क्या थोड़ा सा स्पष्ट करें। कहते एक मस्तिष्क एक मन है, तो कौन मस्तिष्क कौन मन है? कौन संस्कृत कौन सभ्यता, कौन है कौन चल रही है? तो ऐसे वहाँ क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं और उस सबको लेकर डरना डरना नहीं चाहिए। मैंने निबंध के संदर्भ में बहुत स्पष्टता से एक बात कही है। डरे न, डरने की जरूरत नहीं है, आपको आता है। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं पूछी जाती जिसका उत्तर आप न कर पाए। मस्त रहें, कल का दिन आपका अपना है। आपका व्यक्तित्व अद्वितीय है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद से अनुभव करें। देखा आपने अपने जैसा कोई एक भी व्यक्ति? तो बताइए। तो व्यक्तित्व तो आपका अद्वितीय है ही। अपनी उसी अद्वितीयता की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आपको अपने व्यक्तित्व बनाने हैं, बेहतर करने हैं। फिर प्रश्न पूछने दो यार। अभी 2-3 साल हमारे साथ वैसा व्यक्तित्व बना देंगे कि आपके मम्मी पापा कहेंगे कि विवेक तुम ही हो, रोहित तुम ही हो, कि कोई और हो गए हो। मेरे अनुरूप चले। अगर आप मेरे अनुरूप 2 कदम चलेंगे तो मैं आपके पास 200 कदम चल करके आऊँगा।